हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ख्वाहिशें तुमसे है। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी भी होंगे। अब ज़्यादा बकवास ना करते हो, अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम दो धड़कन एक मुरमुर, एक स्टूडेंट और एक प्रोफेसर की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। एपिसोड 9, जहाँ एक तरफ हिमानी पहुँच गई होती है अपने पापा के साथ स्लम एरिया में, श्याम के पापा को वहाँ एम्बुलेंस में लेके। लेकिन वहाँ का जो माहौल होता है वो हिमानी के पापा को बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर हिमानी यहाँ रहेगी तो वो और टूटेगी, उसे और बुरा लगेगा कि वो क्यों नहीं बचा पाई श्याम के पापा को। वो कोशिश करते हैं कि हिमानी को वहाँ से लेके जाए। वो बोलते हैं कि बेटा हमें चलना चाहिए, लेकिन हिमानी साफ मना करती कि नहीं नहीं पापा, मैं नहीं जा सकती। श्याम श्याम अकेला है, उसकी माँ, उनको कौन संभालेगा। लेकिन हिमानी के पापा बोलते कि बेटा अभी सही समय नहीं है, इन लोगों के पास इनकी फैमिली है, अभी तुम यहाँ रहोगी ये सही नहीं है बेटा। नहीं पापा, मैं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती मैं। वो छोटा सा बच्चा है, वो अकेले कैसे हैंडल करेगा। मैं देख लूँगा, तुम चलो प्लीज़ बेटा, प्लीज़ चलो। लेकिन हिमानी सुनने को तैयार ही नहीं होती और उसके पापा को समझ नहीं आता कि मैं इसे कैसे यहाँ से लेके जाऊँ। हिमानी वहीं एक साइड में जाके बैठ जाती है। बहुत सारे लोग आते हैं, उसके पापा को बाहर निकाल लिया जाता है, वहीं एक तरफ लिटा देते हैं। बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं। शाम शाम की तो हालत बहुत ख़राब होती है। फिर से भाग के आता है हिमानी के पास। दीदी हाँ हाँ, आप डॉक्टर हो रहा, आप मेरे पापा को ठीक करो दीदी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पापा को ठीक करो। वो जैसे भी है वो मेरे पापा है, मुझे मेरे पापा चाहिए, प्लीज़ दीदी प्लीज़ आप ठीक करो मेरे पापा को। आपने बोला था ना कि आप डॉक्टर बनोगे, आप मेरे पापा को, आप हर किसी को ठीक करोगे, आपके यहाँ पे फिर कोई बीमार नहीं रहेगा। तो ये कैसे हो गया दीदी, प्लीज़ मेरे पापा को ठीक करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उधर से जो हिमानी के पापा होते बेटा, ये तो समाज का दस्तूर है, ये दुनिया का दस्तूर है, जो आता है उनको जाना पड़ता है। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा, प्लीज़ अंकल प्लीज़ प्लीज़ दीदी को बोलो वो डॉक्टर है, वो मेरे पापा को ठीक करेगी। बेटा तुम्हारे पापा जा चुके हैं, अब उन्हें कोई नहीं लेके आ सकता। मैंने कहा ना तुम स्ट्रांग हो, तुम अपने घर के सबसे अच्छे और सुपरमैन हो, समझ आया। अब तुम्हें अपने घर को संभालना है। तब वहाँ से बेचारा श्याम रोते रोते फिर से अपने पापा के पास चला जाता है, रो रहा होता है बहुत ज़्यादा। हिमानी तो कुछ कर ही नहीं होती, वो चुपचाप बैठी होती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। हिमानी के पापा फिर एक बार बोलते हैं हिमानी को, बेटा प्लीज़ चलो, तुम्हारी माँ वेट कर रही है, और देखो तुम यहाँ इतना रहोगी, जितना तुम्हें दर्द होगा, तो प्लीज़ यहाँ से चलो, कल आ जाना, पक्का कल आ जाना। यही बोल के इतना समझाने के बाद हिमानी मान जाती है जाने को। हाँ, उसके पापा उसे एक तरफ गाड़ी में बैठाते हैं और दूसरी तरफ खुद बैठ के उसको लेके जाते हैं घर। देखते ही देखते थोड़ी देर में वो गाड़ी घर पहुंच जाती है। वहाँ घर पे जो हिमानी की मॉम है वो इंतज़ार कर रही होती है काफ़ी देर से इन दोनों का। जैसे ही हिमानी के पापा गाड़ी से बाहर निकलते हैं, वो पहले ही इशारा कर देते हैं हिमानी की मॉम को कि प्लीज़ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस शांति से बच्चे को संभाल लो। हिमानी की मॉम आती है, उसे एक तरफ से पकड़ती है, धीरे धीरे घर ले जा रही होती है, फिर हाँ सोफे पे बिठा देती है। हिमानी के पापा थोड़ा फ्रेश होके आते हैं, वहाँ से उसकी वाइफ पूछती है क्या हुआ। कुछ नहीं, ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी इस वजह से, पता तो है। हाँ सर मेरी का क्या कंडीशन है, और साथ में ही पास में ही दारू का ठेका लगा हुआ है, तो लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा। अरे भैया बच्ची को सदमा है, ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, बस अभी इसे संभाल लो, मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इसी के पास हो जाओ। यही बोल के जो हिमानी की मॉम है वो हिमानी को अपने कमरे में लेके जाती है। हिमानी को बोलती है कि बेटा तुम फ्रेश हो जाओ। हिमानी कुछ बोल नहीं रही होती, बस वो चुपचाप अपने काम कर रही होती है। वो जाती है वॉशरूम में, फ्रेश होती है, कपड़े चेंज करके बैठ जाती है एक तरफ। और वहाँ दूसरी तरफ जब प्रज्ञा अपने घर पहुँची होती है तो काफ़ी लेट हो गया होता है, उसके पापा उसका बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर में एंटर होती है उसके पापा की वो चीखें स्टार्ट हो जाती है, कहाँ थी इतनी देर से तुम, हाँ इतनी रात, मतलब अब कर क्या रही हो तुम प्रज्ञा, बोलोगी मुझे आखिर इतनी देर तक तुम कहाँ थी। पर प्रज्ञा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप अपने घर में आती है अंदर। अपने कमरे में जैसे ही जाने वाली होती है उसके पापा की फिर से वही आवाज़ उसे सुनाई देती है, अब मुझे इग्नोर भी करना तुम्हें स्टार्ट कर दिया है प्रज्ञा, ऐसा ही करोगी क्या मेरे पास। अगर तुम चाहती हो कि मैं इस घर को छोड़ के चले जाऊँ जैसे तुम्हारा भाई छोड़ के चला गया था, तो मैं भी चला जाऊँगा, समझ आ रहा है तुम्हें। तब प्रज्ञा को बहुत बुरा लगता है, वो अपना फेस सीधा करती है तो अपने पापा के सामने खड़ी होकर बोलती है क्या क्या पूछना है आपको, पूछिए क्या चाहते क्या हो आप मुझसे। आप ये पूछना चाहते हो ना कि मैं कहाँ थी इतनी रात तक, क्या कर रही थी, किसके साथ थी, यही पूछना चाहते हो ना, तो बता देती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पे
एक स्लम एरिया है, शायद आपने देखा होगा। स्लम एरिया में एक बच्चा, उसके फादर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं बस उसे हॉस्पिटल लेके गई थी, वहाँ से उसे दोबारा छोड़ के जब यहाँ आई हूँ। ओह, तो तुमने अब समाज सेवा भी चालू कर दिया। एक और नया ड्रामा तुम्हारा, शादी से बचने के लिए। और क्या क्या करोगी तुम प्रज्ञा? देखिए पापा, मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, ना ही मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। हाँ, कर दिया है चालू। और कुछ सुनना है आपको? बता दीजिए मुझे। और कोई डाउट है तो मैं वो भी आपके क्लियर कर देती हूँ। तुम्हारे लिए खाना बन चुका है, खाना खा लो चुपचाप। नहीं खाऊंगी मैं, मुझे भूख नहीं है। आपके इतने सारे प्रवचन सुनने के बाद आखिर किस बच्चे को भूख लगेगी? हाँ, कौन अपना बाप ऐसे अपने बच्चे को, अपनी बेटी को इस तरीके से धमकियाँ देता है? कौन बाप? हर बाप करता है, हर बाप अपनी इज्जत बताने के लिए करता है। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? ऐसा क्या कर दिया है जो आपकी इज्जत पे बात आ गई? बोली किसी के साथ भाग गई हूँ, किसी के साथ मुँह, बस इतना ही बोलने की होती है कि प्रज्ञा के गाल पे वो एक चांटा रख के उसके पापा रखते थे। अगर तुम्हारा यही है ना, तो तुम जाके ये भी करके आ जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आया? तुमने अपनी माँ को तो खो ही दिया है, तुम अपने बाप को भी खो दोगी। ये बोल के प्रज्ञा के पापा वहाँ से निकल जाते हैं। अब बेचारी प्रज्ञा बहुत रो रही होती है, बहुत ज़्यादा। वो कुछ कर भी नहीं सकती, इतना बोलने के बाद भी वो बेचारी अपने कमरे में जाती है, फ्रेश होती है, नहा के अपनी चेयर पर बैठ जाती है। फिर से अपनी माँ की फ़ोटो निकालती है, फिर से बहुत रोती है। माँ प्लीज़, अगर आप मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते तो मुझे अपने पास बुला दीजिए, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसे ही सोच रही होती है और उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब चेयर पे ही बैठी बैठी सो जाती है। 2 घंटे के बाद उसकी नींद खुलती है। फिर उसे याद आता है कि हिमानी से पूछ ले क्या, लेकिन टाइम देखती है, रात के 2 बज रहे हैं। फिर वो सोचती है कि नहीं यार, रहने दे इतनी रात को कॉल। फिर वो सोचती है शायद मैं मैसेज करके देखूँ, शायद वो वही स्लम एरिया में तो नहीं है। इसलिए प्रज्ञा रात के 2 बजे हिमानी को मैसेज करती है, हेलो। हाँ, हिमानी अभी भी जगी होती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही। उसके दिमाग में वो सब कुछ घूम रहा होता है, उसे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, उसकी मॉम उसके साइड में सोई हुई होती है, लेकिन हिमानी तो जगी हुई होती है। वो जैसे ही उसके फ़ोन में वो बीप की आवाज़ आती है मैसेज की, अपना फ़ोन उठाती है। वो देखती है कि ये तो प्रज्ञा मैम का मैसेज है। वहाँ से हिमानी बोलती है हेलो। फिर प्रज्ञा बोलती है कि मैं कॉल कर सकती हूँ। वहाँ से हिमानी उठती है, वो एक मैसेज छोड़ देती है यस। रात के 2 बजे प्रज्ञा कॉल करती है हिमानी को। हाँ, अभी तक हिमानी छत पर चली जाती है, वहाँ जाके वो बात कर देगी, हेलो। हाँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारी आवाज़ से नहीं लग रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो कहाँ हूँ अभी? वो मैं घर हूँ। वहाँ सब कुछ ठीक है? नहीं, वो बच्चा, मैं उनको स्लम एरिया तक छोड़ के आ गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम स्ट्रॉन्ग हो हिमानी, इतना वीक बनने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अभी बहुत कुछ फेस करना है। तुमने अगर ये रास्ता चुना है तो तुम्हें सहना भी पड़ेगा। तो इतना वीक तो तुम नहीं पड़ सकती ना। खुद को कंट्रोल करो, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करो, वरना तुम इस फील्ड में टिक ही नहीं पाओगे। क्योंकि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, सबसे ज़्यादा दुख होता है। तुम्हें सिर्फ अननोन पेशेंट्स ही नहीं, कभी कभी अपने पेशेंट के भी दुख दर्द देखने पड़ेंगे। उनके तुम्हारे सामने वो खुद दम तोड़ते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही ये सब कुछ प्रज्ञा बोलती है, वो इसलिए ही बोलती है क्योंकि उसे उसकी माँ की याद आ जाती है। वो गलती से ही बोल देती है, लेकिन वहाँ हिमानी रोने लग जाती है। तब प्रज्ञा को फील होता है कि हिमानी रो रही है। प्रज्ञा बोलती है चुप हो जाओ, आई एम सॉरी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। नहीं मैम, आपकी कोई गलती नहीं, आपने सच कहा। मैंने ये फील्ड चूज़ किया तो मुझे सब कुछ फेस करना पड़ेगा। तो प्लीज़ काम डाउन हो जाओ। इतनी रात तक तुम क्यों जगी हुई हो? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। देखो, कल तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम्हें याद है ना? यस मैम। हाँ, तो अगर ऐसे ही करोगी तो अपने फोकस नहीं कर पाओगे अपनी स्टडी में बिल्कुल भी। और जब फोकस नहीं होगा तो एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। जी मैम, तो अभी चुपचाप सो जाओ, ठीक है? बट मैम आप
नहीं कहा कि तुम मुझसे क्वेश्चन करो, मैंने बस तुम्हारी पूछी। जी मैम, ओके, गुड नाइट। यही बोल के प्रज्ञा कॉल कट कर देती है। वह हिमानी, अब हिमानी को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने उसको इतने अच्छे तरीके से समझाया। हिमानी जाती है, उसकी मम्मी तब तक जग चुकी थी। बोलती है बेटा कहाँ गई थी? वो कहीं कहीं नहीं मम्मी, बस ऐसी टहल रही थी। ठीक है। उसकी मम्मी उसे अपने पास थोड़ा सा अपने से चिपका के सो जाती है और पता ही नहीं चलता हिमानी को कब कब वो भी सो जाती है। और वहाँ प्रज्ञा नहीं सोती, पूरी रात उसे नींद नहीं आती क्योंकि 2 घंटे तो वो पहले ही सो चुकी थी। तो वो बस अपने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी थी, अपनी बुक्स पढ़ रही होती है, वही बुक्स जो उसकी दोस्त है, उन्हीं बुक्स के सहारे आज वो जिंदा है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह के 6 बज जाते हैं। उसके पापा उसके डोर पे नॉक नॉक करते हैं कि आज भी खाना नहीं खाओगी क्या? तुम्हारे लिए मैंने तैयार कर दिया है लंच, आई मीन ब्रेकफास्ट, खाना खा के जाना। समझ आ रहा है तुम्हें? रोज़ रोज़ तुम्हारे ये नखरे मैं झेलूंगा नहीं। बस वही प्रज्ञा को ही सब कुछ सुनने को मिलता है। अब वो क्या करे बेचारी, कुछ नहीं करती। वो जाती है वॉशरूम, फ्रेश होती है अच्छे तरीके से। हाँ, इतने में 7, 7:30 का टाइम हो जाता है। बाहर निकलती है, उसके पापा बैठे हुए थे, अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और साथ में बस अपना जो ब्रेकफास्ट था वो कर रही होती है। इस बार प्रज्ञा बाहर नहीं निकलती, डायरेक्ट वो जाती है अपने पापा के सामने उसी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। सर प्रज्ञा का नीचे होता है, वो चुपचाप अपना जो ब्रेकफास्ट है वो खा रही होती है, ख़त्म कर रही होती है। उसकी आंखों से अभी भी वो आंसू की बूंदें निकल रही होती है क्योंकि उसे बुरा लग रहा होता है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है, एक बाप कैसे कर सकता है ये सब कुछ। लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकती थी। देखते ही देखते वो अपना जो ब्रेकफास्ट था वो कंप्लीट कर लेती है और अपने पापा को बोलती है कि मैं जा रही हूँ। हाँ, तब तक 7:45 के टाइम हो जाता है। उसके बाद बोलती तुम्हारा कॉलेज तो 9 बजे का ना, तो इतनी जल्दी कहाँ जा रही हूँ? देखिए मैं घर में रहती हूँ ना, तो ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ तुमसे, शादी कर लो, अपने घर रहोगी तो सुखी रहोगी। तब प्रज्ञा के फेस पे स्माइल आती है। अपने घर, ये मेरा घर नहीं है, बताइए, यहाँ तो मैं पैदा हुई हूँ, क्या ये मेरा घर नहीं है पापा? नहीं, तुम्हारा ये घर नहीं है। तुम्हारा घर वो है जहाँ से तुम मरने के बाद विदा होगे। इस घर से तो तुम किसी के घर जाओगे, वो तुम्हारा घर होगा, ये तुम्हारा घर नहीं है। आज आपने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया, मेरा घर है ही नहीं। बेचारी यही बोल के अपने घर से निकल जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ जो हिमानी है, उसकी आँख आज काफ़ी लेट खुलती है, 7:30 बजे के समथिंग को उठती है। उसकी माँ पहले ही उठ के उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करके रख देती है। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही हिमानी उठती है, फ्रेश होती है, बाहर आती है, तो 7:45 के टाइम हो जाता है। तभी उसके पापा बोलते हैं कि बेटा मैंने सब कुछ संभाल लिया है, रात को सब हो गया था। उनके पापा को वो जो भी दाह संस्कार किया जाता है वो सब कुछ कर दिया है। तो अभी मैं तुमसे यही बोल रहा हूँ कि आज मत जाना वहाँ। लेकिन हिमानी पूछती है क्यों? कि पापा क्योंकि माहौल ठीक नहीं है, तुम सह नहीं पाओगे। नहीं पापा, मैं हैंडल कर लूँगी। अब मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे ये सब कुछ फेस करना ही रहेगा, मैं वीक तो नहीं पड़ सकती। ठीक है बेटा, लेकिन कोई बात नहीं पापा, मैं नहीं जाऊँगी। यही बोल के जो हिमानी है अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दी खाना। उसके पापा और उसकी मम्मी दोनों उसे देख रहे होते हैं क्योंकि उनको दोनों को पता है कि आज इसकी हालत क्या है। इसे बुरा तो बहुत लग रहा है, अब इसने फील्ड जो चूज़ की है उसमें कैसे खुद को ढाल पाएगी, अब ये तो हिमानी ही जाने। थोड़ी देर में वो अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कंप्लीट करके निकलने वाली होती है। तो उसको आप कहते हैं बेटा अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी तो बहुत टाइम आ गया। नहीं पापा, वो मैं ऐसे ही चले जाऊँगी। लेकिन आज वो हिमानी गाड़ी से जाती है, वहाँ से गाड़ी निकालती है। हाँ, जैसे प्रज्ञा आज कॉलेज जल्दी आ जाती है, वैसे ही हिमानी भी आज कॉलेज जल्दी आ जाती है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बैठे होते हैं। हिमानी अपनी क्लास में बैठी होती है और प्रज्ञा बैठी होती है अपने ऑफिस में, अपने कैबिन में। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो प्रज्ञा है उसके फ़ोन पे एक वीडियो आती है। अब वो वीडियो किसी और की तरफ से नहीं, हिमानी की तरफ से आती है। कुछ बैठी होती है, कुछ सोच रही होती है, तभी उसे याद आता है कि उसने कल एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। वो वीडियो को भेज देती है प्रज्ञा को। प्रज्ञा वो वीडियो देखती है तो उसे पता चलता है कि हाँ, सच में इस कॉलेज में रैगिंग होती है। अब जिसके फेस दिख रहे थे प्रज्ञा को, वो उन सबको बुलाती है और साथ में प्रिंसिपल को भी वीडियो दिखाती है कि ये लोग रैगिंग कर रहे थे। अब वो सारे जो स्टूडेंट थे, जो सीनियर थे,
सब सामने खड़े होते हैं और बस एक बात पूछ जाते हैं, इस कॉलेज में रैगिंग अलाउ नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोग रैगिंग कर रहे थे, क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? प्रिंसिपल तो बस पीछे खड़े हो गए, ये सब कुछ ड्रामा देख रहे होते हैं, उनका कोई रोल ही नहीं होना, ऐसा फील होता है। उधर से जो सीनियर्स होते हैं उनमें से एक बोलता है कि नहीं मैम, हम रैगिंग नहीं कर रहे थे, ये जिसने भी आपको बोला है झूठ बोला है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको सबूत देती हूँ। अब जो वीडियो प्रज्ञा के पास थी वही वीडियो वो उन स्टूडेंट को दिखाते हैं। भाई वो लोग शॉक हो जाते हैं कि उनकी वीडियो किसने बना ली, मतलब किसकी इतनी हिम्मत हो गई इस कॉलेज में जो उनसे दुश्मनी मोल ले। अब वो उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है मैम ये वीडियो किसने भेजी आपको, लेकिन प्रज्ञा कुछ नहीं बोलती। तुम्हें वो जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरा आंसर दो कि रैगिंग अलाउ नहीं है, उसके बाद भी तुम लोग रैगिंग क्यों कर रहे थे। हाँ से कुछ जो लड़की स्टूडेंट थी सीनियर बोलती कि नहीं मैम, ये फ़ोटो ये वीडियो तो एआई से बनी हुई है, हम है ही नहीं है। अच्छा तुम लोग नहीं हो, अच्छा सच में पागल समझते हो मुझे, क्या तुम्हारी ये वॉइस भी नहीं है क्या? चलो फ़ोटो वीडियो एआई से बन सकती है, क्या वॉइस भी सेम एआई से बन जाएगी? सेम मैम आजकल तो कुछ भी हो सकता है। जस्ट शट अप, ओके शट अप। प्रिंसिपल को बोलते हैं कि सर सबूत आपके सामने है, आप देख लीजिए इनका क्या करना है। बाकी कॉलेज में रैगिंग तो अलाउ नहीं है, उसके बाद भी ये लोग। अब प्रिंसिपल बोलते हैं कि हाँ आपने सही बोला, ये पाँचों के पाँचों पूरे एक मंथ के लिए सस्पेंड है इस कॉलेज से। अगर इसके बावजूद भी ये कॉलेज में नज़र आते हैं तो उनकी ये सज़ा दुगनी हो जाएगी। तो ये पाँचों को अभी के अभी कॉलेज से बाहर निकालो, भाई उनको बैन कर देते हैं 1 महीने के लिए। अब हिमानी ने इतना तो नहीं सोचा था, वो तो बस इतना चाहती थी कि इन सबको थोड़ी बहुत सज़ा मिले, इनको बोले कि ऐसा करना बंद करें, बट ये तो उल्टा ही हो जाता है। प्रज्ञा को भी ये लगता है कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब वो कर क्या सकती थी, प्रिंसिपल ने तो सज़ा सुना दी थी। वहाँ से प्रज्ञा अपने जाती है अपने कैबिन में और हिमानी अपने क्लास में जाके बैठी होती है। इतनी देर में टाइम भी हो जाता है और भी स्टूडेंट थे वो भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो प्रज्ञा होती है वो हिमानी की क्लास में जाती है, लेकिन क्लास लेने नहीं, सिर्फ ये बताने कि लंच के बाद में आप सबको प्रैक्टिकल रूम में आना है, ये बता के वहाँ से चले जाते हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद एनाटॉमी के सर आते हैं, वो वही पढ़ाना स्टार्ट करते हैं बॉडी हमारी बोन्स के बारे में। आज वो वही पूरी जो हमारी लेग है उसकी बोन्स पढ़ा रहे होते हैं कि कौन कौन सी बोन्स हैं और हर एक बोन्स के नाम क्या क्या है। अभी तो ये चल रहा होता है, लेकिन आज पता नहीं हिमानी का ध्यान थोड़ा डगमगा जाता है। वो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। एक तो जो वीडियो भेजी उसका अलग ही इफ़ेक्ट हो गया, दूसरा ये कि श्याम के साथ क्या हो रहा होगा, और भी बहुत कुछ उसके दिमाग में घूम रहा होता है। लेकिन तभी सर उससे कुछ पूछते हैं, लेकिन उसका ध्यान तो होता ही नहीं है। तन्वी उसे हिलाती कि हिमानी सर कुछ पूछ रहे हैं। तभी हिमानी आती है कि हाँ क्या क्या। हिमानी खड़ी हो जाती है, तभी सर उसको बोलते हैं कि शायद तुम क्लास में हो नहीं, है ना, तो गेट आउट माई क्लास। अभी हिमानी बोलती है वो सॉरी सर, नहीं मुझे सॉरी की नीड नहीं है, तो मेरी क्लास से फ़िलहाल के लिए जाओ। अब बेचारी हिमानी क्या करेगी, वो चली जाती है चुपचाप, क्लास से बाहर निकल जाती है। क्लास के बाहर खड़ी होती है कि इतने में जो प्रज्ञा है वो क्लास से दूसरी तरफ जा रही होती है दूसरी क्लास लेने के लिए। अब उसमें बीच में पड़ जाती है हिमानी। अब वो देखती है कि बाहर क्यों खड़ी है। प्रज्ञा आती है हिमानी के सामने, बोलती है क्या हुआ, तुम बाहर क्यों खड़ी हो क्लास के, क्लास तो चालू है ना तुम्हारी? यस मैम। तो फिर वो मैं थोड़ा क्या वो सर ने बाहर निकाल दिया, किस लिए, रीज़न? वो मेरा ध्यान नहीं था, मैंने तुमसे कल ही कहा था ना कि पढ़ाई पे ध्यान दो, जब तुम्हारा ध्यान भटकेगा तुम पढ़ाई से दूर हो जाओगे, और तुम वही कर रहे हो, है ना? हाँ वो आई एम सॉरी मैम, मुझे सॉरी मत बोलो, जाके सर को सॉरी बोलो। यस यस मैम। यही बोल के प्रज्ञा वहाँ से चली जाती है। अब हिमानी जाती है सर के पास, उनको सॉरी बोलती है कि सर से आगे से गलती नहीं होगी, प्लीज़ लास्ट चांस दे दो और माफ़ कर दो। अब बेचारे सर भी जानते हैं कि पूरी क्लास की सबसे होनहार बच्ची हिमानी ही है, तो वो इसको अलाउ करते हैं क्लास में आके। अब हिमानी पूरी फोकस के साथ पढ़ाई कर रही होती है। अब जैसे जैसे सर पूछते हैं तो वो अच्छे से जवाब भी दे रही होती है। और वहाँ दूसरी तरफ जो प्रज्ञा है वो जाती है सेकेंड ईयर की क्लास में। वहाँ जाके उसका क्लास सेकेंड ईयर में
दूसरी हो जाती है। तो वो कुछ और ही पढ़ा रही होती है वहाँ जाके, वो बखूबी बहुत अच्छे से स्टूडेंट को पढ़ा रही होती है। सारे स्टूडेंट फोकसली पढ़ते हैं क्योंकि हिमानी प्रज्ञा पढ़ाती तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, इसलिए हर कोई बच्चा इतना ईजिली कवर नहीं कर पाता और पास नहीं हो पाता। लेकिन जो भी बच्चा अगर ध्यान से पढ़ेगा ना, वो ज़रूर उस सब्जेक्ट को निकाल लेगा, ये तो गारंटी थी प्रज्ञा की। और वहाँ देखते ही देखते हिमानी की पहली क्लास ख़त्म हो जाती है और दूसरी क्लास स्टार्ट होती है फिजियोलॉजी की। वो सर भी आते हैं, नॉर्मली पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और 1 घंटे तक वो सर क्लास लेते हैं। देखते ही देखते वो सर की क्लास भी ख़त्म हो जाती है और लंच आवर्स भी स्टार्ट हो जाता है। और जैसे कि प्रज्ञा ने बोला होता है कि लंच आवर्स के बाद में उन लोगों को जाना होता है प्रैक्टिकल रूम में, लेकिन उससे पहले जो तन्वी होती है वो आती है हिमानी के पास कि क्या हुआ, तू इतनी सैड क्यों है। और दूसरी वाली बात, तुझे कल मना किया था ना ये सब कुछ करने की, तूने वो कर भी दिया और तूने वीडियो भी दिखा दी। तूने पता है अगर उनको पता चला तो वो तेरा क्या करेंगे। जिसको जो करना है वो कर सकता है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। मैं कभी गलत के साथ नहीं खड़ी हो सकती। वो मान लिया तेरा हिमानी, लेकिन तूने जो किया है उसके बाद तू अपने खुद के दुश्मन बना रही है। मैंने कहा ना, जिसको जो करना है वो कर सकता है, बस मैंने मेरा काम किया है, दैट्स ऑल। अब तन्वी बोलती है यार इसको बोल के क्या ही करूँ। वो बेचारी खुद ही चले जाती है वहाँ से बाहर निकल, क्योंकि उसे पीने जानी होती है चाय। चाय लवर जो होती है, हिमानी अभी भी अपनी क्लास में ही बैठी हुई होती है और वहाँ से प्रज्ञा अपनी क्लास ख़त्म करके जा रही होती है अपने ऑफिस में, मतलब स्टाफ रूम में। लेकिन उसकी नज़र पड़ती है हिमानी के ऊपर जो अपनी क्लास में बैठी होती है। अब प्रज्ञा पहले तो सोचती है कि वो जाए, लेकिन वो सोचती है यार ठीक है एक बार पूछ लेती हूँ। वो जाती है हिमानी के क्लास में, बोलती है कि मिस हिमानी। अब हिमानी जैसे ही सुनती है प्रज्ञा की आवाज़ होती है किस मैम। हाँ ये क्या हुआ। कुछ नहीं, लंच आवर स्टार्ट हो गया, शायद आपको याद नहीं है। नहीं मैम, मुझे बताएं लंच आवर स्टार्ट हो गया। तो आप कितना क्या क्यों सोच रही हैं। वो मैम मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। इतना तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ ना कि आप कुछ नहीं सोच रही हूँ। मुझे पता है जो कल हुआ है उसके बारे में आप सोच रही हो, लेकिन मैं आपसे फिर से एक बार सिर्फ लास्ट बार बोलना चाहूँगी कि आप जितना भी सोचोगे ना, आपके दिमाग पे उतना प्रेशर पड़ेगा और आप उतना ही खुद की याददाश्त खो जाओगी। जो कुछ पढ़ रही हो वो सब कुछ भूल जाओगे। फिर आपको यही फील होगा कि नहीं मुझे डॉक्टरी नहीं करनी, क्योंकि इसमें इतना पेन होता है। और आज जो आप पेन फील कर रही हो, कल आप उन पेशेंट की हेल्प भी नहीं कर पाओगी जिनके लिए आप बोल रही हो ये सब कुछ करने के। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहती हो। अगर आप सच में चाहती हो कि मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, तो पहले जैसी हो जाओ जो नॉर्मली रहती थी, पढ़ाई पे फोकस करो। और अगर आपको चाहना है कि नहीं मुझे तो ऐसी ही रोने वाली लाइफ जीनी है, जैसा आज कल हुआ उसके साथ, बच्चे के साथ हुआ, ऐसा ही रोज़ होगा, आपको क्या लगता है। वो स्लम एरिया है, उस स्लम एरिया में हर दिन हर कोई हज़ारों लोग ड्रिंक करते हैं और हज़ारों लोग ड्रिंक की वजह से मरते हैं। तो ये चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी अगर आप स्लम एरिया में जाओगी तो। बस इतना ही बोलना होता है प्रज्ञा को और प्रज्ञा वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसे पता है कि जो हिमानी को समझाना है वो समझ चुकी है। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती है। कैसे भी करके वो जो सीनियर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं, ये थी हिमानी, जिसने वीडियो बना के भेजी थी प्रिंसिपल को। भाई उनका मूड बहुत ख़राब हो जाता है। ये बोलते हैं अच्छा ये वही लड़की है ना जिसको हमने सज़ा दी थी और जो प्रज्ञा मैम को किस करने वाली थी, ये वही है ना लड़की। अब उनमें से जो लड़की बोलती है हाँ ये वही लड़की है। किसने कहा तुमसे कि वो ऐसा कर सकती है। मैंने अपने कानों से सुना है। वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी, उसकी दोस्त ने कहा था कि मैंने मना किया था, लेकिन ठीक है कहाँ है उसकी दोस्त। अब वो देखते हैं उसे जो कि बाहर बैठी होती है। अब उस चारों पाँचों उस लड़की के पास जाके बैठ जाते हैं, तन्वी के पास के। हाय तुम जूनियर हो ना। अब तन्वी डर जाती होती है, हाँ ये सर मैं जूनियर हूँ। तुम तो वही हो ना जिसने हमारी जान बचाई थी। जी सर। अच्छा तो तुमने इस बार भी हमारी जान बचा ली। मतलब सर मैं समझी नहीं। तो तुमसे जो हम सच सच पूछेंगे, तुम सच सच जवाब दोगे तो तुम बच जाओगे, वरना तुम्हारा जो हाल होगा वो तुम भी नहीं जानती। अब भाई तन्वी डर जाती है क्योंकि उससे तो सीनियर से डर लगता होता है। जी सर, आप पूछिए कुछ भी। तो सब बताओ। मिस हिमानी ने हमारी वीडियो बनाई थी। अब भाई तन्वी बोलती नहीं सर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हमें नहीं पता आपकी वीडियो किसने बनाई थी। मैंने कहा सच सच बोलना, झूठ बोलोगी तो मेरा गुस्सा बहुत बेकार है, बहुत बेकार। भाई तन्वी को बहुत डर लगा होता है। फिर से वो पूछते हैं कि साफ बताओ वो वीडियो हिमानी ने बनाई थी या नहीं। उधर से तन्वी फिर मना कर देती है। और भाई वो जो एक सीनियर होता है वो बहुत ज़ोर से उस टेबल में अपना हाथ मारता है, जिस वजह से जो तन्वी है वो बहुत डर जाती है, उसके मुंह से निकल जाता है हाँ हाँ हाँ।
हिमानी ने बनाई थी। बस यही तो सुनना था उन लोगों को। अब उन दोनों का, उन पाँचों का गुस्सा इतना बढ़ जाता, बोलता ओह। तो उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने हमारी वीडियो बना ली। इस चीज़ का हट जाना तो उसको भुगतना होगा। वो यही सोच के वो पाँचों वहाँ से चले जाते हैं। अब भाई इस चीज़ का हट जाना कहाँ किस वक्त भुगतेगी ये बात तो नहीं पता, लेकिन भुगतेगी ज़रूर, ये बात मुझे पता है। अब देखते ही देखते वो लंच आवर से वो भी ख़त्म हो ही जाता है। अब बारी होती है वो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं उन सबके प्रैक्टिकल रूम में जाने की। उनको तो सिर्फ प्रैक्टिकल रूम घुमाने लेके जाया गया था, क्योंकि पहला दिन होता है। अब प्रैक्टिकल रूम में उनका क्या ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ को सीनियर्स होते हैं, उनका जो प्रैक्टिकल चल रहा होता है, बीच में एक डेड बॉडी रखी होती है, उसके ऊपर बस वो एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। वो बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं, सारे मेडिकल के होते हैं। अब भाई हिमानी सोचती है कि ये भीड़ किस बात की हो रही है, और बीच में प्रज्ञा खड़ी होती है उनके बीच में, उनके पास में। अब हिमानी धीरे धीरे जाती है कि भाई किस चीज़ की भीड़ है। जैसे ही वो देखती है कि सामने डेड बॉडी, भाई उसे कल का सीन याद आ जाता है। वो एकदम से डर जाती है, उसे उसकी आंखों में साफ डर नज़र आ रहा था। अब ये चीज़ ना प्रज्ञा नोटिस कर लेती है कि हाँ ये डर रही है। लेकिन तभी प्रज्ञा हाथ पकड़ लेती है। मैंने कहा कि क्या हुआ, किस लिए डर रहे हो तुम? हाँ मेरा हाथ छोड़िए प्लीज़। लिसन, देखो इधर, कि मुर्दा है, कोई जान जान नहीं है इसमें। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। मिस हिमानी, आपको डॉक्टर बनना है, खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। कहा ना। भाई सारे जो स्टूडेंट हैं वो सब दूर हट जाते हैं, क्योंकि प्रज्ञा बहुत ज़ोर से चला के बढ़ती है। वहाँ हिमानी भी डर जाती है एक पल के लिए तो, लेकिन वो क्या करेगी। मिस हिमानी इधर देखिए। अब बेचारी हिमानी वो अपनी नज़रों को उस डेड बॉडी की तरफ करती है। उसे डर तो बहुत लगता है, क्योंकि उसने कल का जो सीन देखा था, उसके बाद उसे पता नहीं बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस डेड बॉडी से। प्रज्ञा उसका हाथ टाइटली पकड़ के उसे उस डेड बॉडी की तरफ की हुई होती है। लेकिन हिमानी पूरे हिम्मत के साथ वहाँ खड़ी रहती है, और दूसरी तरफ वो भागने की सोच भी रही होती है। लेकिन प्रज्ञा का हाथ, भाई इतनी पकड़ मजबूत थी कि हिमानी के हाथ पे छाप बन गई होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब उसे सच में कल का वो सीन आ जाता है। फिर से उसकी आंखों में वो श्याम की है जो चेहरा है वो दिखने लग जाता है। जो हिमानी के फेस पे अभी डर था, अब उसके फेस पे वो सैडनेस आती है, जो प्रज्ञा बहुत अच्छे से गौर से देख रही होती है। अब उसे पता है कि किसी भी टाइम पे रो सकती है। तभी जो प्रज्ञा है वो हिमानी का खींच के लेके जाती है। वही एक रूम होता है जो सेपरेट सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो टीचर होते हैं उनके लिए होता है। प्रज्ञा उसे वहाँ खींच के लेके जाती है। अब जैसे ही वो उस कैबिन में एंटर होती है कि हिमानी उसे कस के गले लगा लेती है। वो फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। अब प्रज्ञा समझ नहीं आती, भाई ये लड़की कैसे बनेगी डॉक्टर, ये तो एकदम छुई हुई सी है, कैसे बनेगी ये डॉक्टर। अब प्रज्ञा कुछ बोलती तो नहीं है हिमानी को, और उसने इतना टाइटली उसे हग भी किया होता है। अब उसी बात बोलती है कि मिस हिमानी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि आप खुद पे कंट्रोल कीजिए। अब आप चाहती ही नहीं हो डॉक्टर बनना, तो फिर आप ऐसा कीजिए, अपनी फैमिली को बोलिए कि आपको डॉक्टर नहीं बनना है। लेकिन हिमानी बोलती नहीं नहीं नहीं, मुझे बनना है डॉक्टर। तो फिर खुद के दिल को पक्का कीजिए, आप ये सब चीज़ देखने के लायक हैं। समझ आया आपको? जी 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 मैम, चलिए मेरे साथ। अब फिर से पकड़ती है हिमानी का हाथ, उसे वहीं लेके आती है। उनमें से एक स्टूडेंट को बोलती है कि चलो प्रैक्टिकल स्टार्ट करो। भाई वो जो लड़का होता है ना, वो लड़का उस डेड बॉडी को बीच में से चीरना स्टार्ट करता है। हाँ, लेकिन इस बार हिमानी हिलती नहीं है, ना ही उसकी आंखों में वो डर होता है। वो एक कॉन्फिडेंस लेवल सा होता है जो उसे पता नहीं कहाँ से आ जाता है। वो पूरा डट के खड़ी होती है, और पूरा का पूरा प्रैक्टिकल वो अपनी आंखों से देखती है। अब उसकी आँख में वो जो डर बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता प्रज्ञा को। अब प्रज्ञा के फेस पे एक स्माइल होती है कि ठीक है, फाइनली लड़की समझी तो ठीक। देखते ही देखते वो प्रैक्टिकल कब ख़त्म हो जाता है कि अब वो जो प्रज्ञा है बखूबी सब लोगों को अच्छे से समझा देती है। और वहाँ से प्रज्ञा जैसे ही निकलने पे होती है कि हिमानी बोलती है कि वो मैम, हाँ बोलो, थैंक यू सो मच, किस लिए, आपने जो मुझे इतने अच्छे से समझाया। देखिए मैं पर्टिकुलर आपको नहीं समझाती हूँ, पर जो मुझे लगता है कि जिस स्टूडेंट को समझाने की नीड है, मैं बस उनको ही समझाती हूँ। और मुझे लगता है कि तुम स्टडी में तो ठीक हो, लेकिन ऐसे दिल के मामले में आई मीन टू से तुम अभी अंदर से इतनी स्ट्रांग नहीं हो, वीक हो। तुम्हें बहुत ज़रूरत रहेगी ये चीज़ फेस करने की। जी मैम, मैं समझ रही हूँ, थैंक यू सो मच। लेकिन इतने में ही जो प्रज्ञा है उसके पास फ़ोन आता है प्रिंसिपल का। वो बस एक बात बोलते हैं कि आपको अर्जेंट ही अर्जेंट मेरे ऑफिस में आना है, और बाकी जो भी स्टाफ होते हैं उन सबको भी बोल दिया होता है। तो सारे लोग जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में। जैसे ही प्रज्ञा एंटर होती है तो देखते हैं पहले से भीड़ लगी होती है। अब वो पता करने की कोशिश करते हैं कि बात क्या हुई है। तभी प्रिंसिपल बोलना स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में क्या, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे, मतलब
कम से कम 500 किलोमीटर दूरी पर एक गांव बना हुआ है जो कि हिल्स एरिया में है। तो वहाँ पे हमें कैंप लगाना है, सरकार के आदेश आए हैं। अब जिन भी स्टूडेंट हैं, मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो कि काफ़ी हद तक डॉक्टर बन चुके होते हैं, सिर्फ उनको फाइनल ईयर की वो चाहिए होती है, मतलब एग्ज़ाम होने बाकी है, प्रॉपर तो डॉक्टर हैं वो। तो आप उनको लेके जाइए, कैंप लगाइए वहाँ पे, और जितना हो सके स्टूडेंट की नीड है तो आप ऐसा कीजिए, जिन जिन स्टूडेंट को लेके जाना उन सबके हम मुझे नाम ले दीजिए, बाकी मैं बता दूंगा आपको कि कैंप कब से स्टार्ट हो रहा है। अब यही बोल के जो प्रज्ञा है वो भी सोच लेती है कि हाँ, उसके फाइनल ईयर में भी काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है और वो इस कैंप में हमारी बखूबी हेल्प कर सकते हैं। तो वो खुद भी बहुत सारे स्टूडेंट के नाम लिख देती है। अब यही वाली बात फैल जाती है पूरे कॉलेज में कि हाँ, कुछ टाइम के बाद कैंप लगने वाले हैं, वो भी हिल्स एरिया में, जहाँ पे जो जंगल का रूट होता है और साथ में उस वहाँ पहाड़ी एरिया पे जो गांव बसे होते हैं, वहाँ के लोगों के लिए वो कैंप लगाया जा रहा है। अब यही बात उन पांचों को भी पता चल जाती है। अब उनका गेम वहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन वो करते क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन करेंगे ज़रूर ये पता है। वहाँ से प्रज्ञा जाती है अपनी ही क्लास में, क्योंकि अब उसका फाइनल पीरियड होता है जो कि फर्स्ट ईयर की क्लास में होता है। वहाँ जाके देखती है तो हाँ, हिमानी भी बैठी होती है। अब हिमानी को भी पता होता है कि प्रज्ञा ने बोल दिया होता है कि पूरे 7 दिन तक वो उसकी क्लास में नज़र नहीं आनी चाहिए। तो हिमानी वहाँ से उठने वाली होती है। जैसे ही वो उठ के बाहर निकलती है कि प्रज्ञा उसका हाथ पकड़ लेती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मैम? मैंने कहा बैठो जाके। भाई, हिमानी को यही तो चाहिए था कि प्रज्ञा मैम की क्लास मिस ना हो, क्योंकि यही एक ऐसी मैम है जिनकी क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हिमानी जाके फिर से अपनी सीट पर बैठती है। अब तन्वी बोलती क्या हुआ? मैम पढ़ा रही है तो बैठी है क्लास में, तो क्या हुआ? मैं नहीं डरती मैम से, जो उखाड़ना है उखाड़ दे। भाई, तन्वी बोलती है यार तू सच में नहीं डरती? तूने पहले वो कांड, फिर एकदम से उसे याद आता है कि क्या बोला मैंने। अब जो तन्वी है वो धीरे से बोलती है हिमानी को कि सुनना, क्या हुआ? वो मुझसे गलती हो गई है। क्या मतलब? वो जो सीनियर्स थे ना, तो फिर वो मेरे पास आए थे, उनको पता नहीं कैसे पता लग गया है कि तूने वो वीडियो बनाई थी। ओ अच्छा। तो उन्होंने मुझसे धमका के पूछा और तूने उगल दिया होगा। सॉरी यार, कोई बात नहीं, तेरी जगह अगर मैं भी होती तो अपनी जान के लिए ऐसा कुछ नहीं करती। मैं तो नहीं करती यार, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। लेकिन वो बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे। देख, तू ना केयरफुल रहना, पता नहीं कब तक तेरे साथ कुछ कर दें। अरे यार, इनकी इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे साथ, हिमानी अरोरा के साथ कुछ करें। मैं हिमानी हूँ, जो भी है यार, पर प्लीज़ तू तो ध्यान से रहना। चल, शुक्रिया इतना बताने के लिए यार, प्लीज़ ऐसे बोल के मुझे शर्मिंदा मत कर। हाँ हाँ, नहीं कर रही, ठीक है। इतने में फिर से जो प्रज्ञा है उसकी आवाज़ आती है, क्योंकि वो क्लास पढ़ाना स्टार्ट कर चुकी होती है और वो देख रही होती है हिमानी की तरफ, जो कि बकर बकर बोले जा रही होती है। और बोलती है कि मिस हिमानी। वहाँ से प्रज्ञा की जैसे ही इतनी खूबसूरत सी सुरीली आवाज़ हिमानी के कानों में पड़ती है, वो खड़ी होती है। यस मैम, मैंने आपको क्लास में एंट्री दी है, तो इसका मतलब आप इसका फ़ायदा उठाओगे? जी मैम, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप बोलना क्यों, कब बंद करोगी? आप वो मैं नहीं बोल रही। ठीक है, सिट डाउन। और अब की बार मुझे आपकी आवाज़ आई तो सच में 14 दिन के लिए आपको अपनी क्लास से बैन कर दूँगी। तभी हिमानी बोलती यस मैम, वो चुपचाप बैठ जाती है। अब वो तन्वी बोलती है चुपचाप मुझसे बात मत करना, मतलब तुम्हारी वजह से आज मैं फिर से क्लास से बाहर निकलती रह गई। अब यही बोल के वो बेचारी क्लास पढ़ रही होती है और प्रज्ञा वहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो पीरियड होता है, अपनी जो क्लास होती है, वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करती है। और हिमानी को पता ही नहीं चलता कि कब वो देखते देखते 2 घंटे निकल जाते हैं। और जैसे ही 2 घंटे होते हैं, क्लास की फेल हो जाती है, क्योंकि वो पीरियड ओवर हो गया होता है। वहाँ से हिमानी और जो सारे बच्चे हैं वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्रज्ञा फिर से आवाज़ देती है, मिस हिमानी। अब हिमानी रुकती है, पीछे मुड़ती है, मैम के पास जाती है। यस मैम, वो आप से आपकी बात जानना चाहोगी? अब वो मैम वो पापा ने मना किया। ठीक है, मैं खुद होके आती हूँ। अब हिमानी सोचती है कि मैम जा रही है, तो बोलती है नहीं मैम, मैं चलूँगी आपके साथ, आप जा रहे हो ना? अब वहाँ से जो प्रज्ञा है वो अपनी स्कूटी निकालती है कि तभी हिमानी बोलती है मैम मैं गाड़ी लेके आई हूँ, कोई बात नहीं, वहाँ से मुझे मेरे घर पे जाना है ना। मैं कोई बात नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी। उसकी नीड नहीं है मिस हिमानी। लेकिन प्रज्ञा हिमानी कहाँ ही सुनने वाली थी। वो बोलती है कि मैम प्लीज़ आप चलिए, आप गाड़ी से चलिए, मैं पक्का आपको ड्रॉप कर दूँगी और आपकी स्कूटी आपके घर भी पहुँचवा दूँगी, प्लीज़ आप चलिए। अब बेचारी प्रज्ञा है इतना ज़िद नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि उसे जाना कहाँ है अभी। तो बोलती ठीक है। अब वो बैठ जाती है हिमानी की गाड़ी में
और देखते ही देखते हिमानी वहाँ से वो गाड़ी लेके जाती है वही स्लम एरिया में, श्याम के घर के पास में। वहाँ जाके जो हिमानी है वो थोड़ी ही दूरी पे अपनी गाड़ी रोकती है और वहाँ से पैदल जाते हैं दोनों। अंदर का माहौल अभी भी बहुत ज़्यादा सैड होता है। काफ़ी लोग होते हैं, श्याम अभी भी एक तरफ बैठा होता है, वो अभी भी रो रहा होता है। हाँ, उसके पापा को जो उनके दाह संस्कार था वो काफ़ी टाइम पहले ही हो गया है, लेकिन याद तो फिर भी आएगी ना। बेचारा अभी भी बहुत परेशान होता है। हिमानी जैसे ही देखती है वो वीक पड़ने लग जाती है, लेकिन प्रज्ञा उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में नहीं। यही बोल के प्रज्ञा हिमानी का हाथ पकड़ के उसे लेके जा रही होती है वही उसी एरिया में। जैसे ही श्याम की नज़र पड़ती है हिमानी के ऊपर तो वो गले लगने आ जाता है एकदम भाग के। बोलता है कि दीदी आप आ गई, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। आपको पता है पापा को ले गए ये लोग, इन लोगों ने पापा को चला दिया। हिमानी बोलती है कोई बात नहीं बेटा, जो आए थे उनको जाना ही पड़ता है, तो भी स्ट्रांग होना। अब श्याम बोलता है कि दीदी पापा तो चले गए, अब मुझे मेरे घर को मुझे ही संभालना है। आपको बोला था ना जॉब की, आप प्लीज़ मेरे लिए जॉब। हाँ, मैं बात कर लिए पापा से, वो 2 दिन में मैं बता दूँगी, ठीक है। यही बोल के जो हिमानी है वो जाती है उसकी मम्मी के पास, उसकी मम्मी के गले लगती है, उनको संभालती है, उनको बोलती है कि जो होना था वो तो हो गया, प्लीज़ आप खुद को संभालिए। और प्रज्ञा वहीं खड़ी होती है, वो देख रही होती है, सबको नोटिस कर रही होती है, और साथ में हिमानी को भी कि वो किस हद तक खुद को कंट्रोल करवाती है। लेकिन आज हिमानी ने बहुत हद तक खुद को कंट्रोल किया था। आज वो वीक नहीं पड़ी, और शायद इसीलिए भी प्रज्ञा उसे यहाँ लेके आई थी, शायद ये जानने के लिए कि हिमानी ने खुद पे कंट्रोल किया है, खुद की फीलिंग्स पे अभी पकड़ कर ली है। क्योंकि ये फील्ड में जो जाने वाली है उस फील्ड में ऐसा इमोशंस, ऐसे रोना धोना तो चल ही नहीं सकता। काफ़ी देर तक वो लोग वहीं होते हैं। प्रज्ञा एक तरफ बैठी होती है और हिमानी उन सबसे बातें कर रही होती है। और बहुत देर होने के बाद फिर से प्रज्ञा बोलती है कि मिस हिमानी, आई थिंक हमें चलना चाहिए। यही बोल के जो हिमानी है बोलती है यस मैम। अब वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। अब हिमानी को सबसे पहले छोड़ना होता है प्रज्ञा को उसके घर पे। अब वो जाती है सबसे पहले उसके घर के पास, उसे होती है। अब प्रज्ञा बोलती है कि मैंने आपको अपना घर का एड्रेस तो बताया नहीं, तो फिर आप कैसे जानते हो। अब भाई हिमानी क्या बोले कि वो तो पहले ही देख के बैठी है। बोले वो एक बार शायद आपने मुझे बताया था, वो मुझे याद रह गया। चलो मैंने अपनी कॉलोनी बता दूंगी, पर घर का एड्रेस तो फिर भी मैंने नहीं बताया। आपको कैसे पता। मैं मुझे नहीं पता, वो शायद कभी आपने बताया होगा। क्या आपने कभी मेरा पीछा किया है। नहीं नहीं मैम, मैं ऐसी लड़की थोड़ी हूँ, मतलब मैं आपका पीछा कैसे कर सकती हूँ। तो एड्रेस कैसे पता आपको मेरे घर का। हाँ, वो मैम आपका घर आ गया ना। मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और हाँ, आपकी स्कूटी कब की पहुँचवा दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपको एड्रेस कैसे पता। वो तब तक प्रज्ञा उतर चुकी होती है। वो हिमानी बोलती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना पड़ेगा। यही बोल के हिमानी अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप, और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अब जो हिमानी ने किया होता है सीनियर्स के साथ, तो किस तरीके से सीनियर्स अपना बदला हिमानी से लेंगे, ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और देखनी होगी मेरी स्टोरी तो धड़कन, एक मुरमुर, एक स्टूडेंट और एक प्रोफेसर की कहानी। साथ में लाइक और कमेंट करना भी बनता है, मुझे जानना है कि इस स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो प्लीज़ जितना हो सके जितने लोग देखें कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।